हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कलेक्शन ऑफ डेटा के लेक्चर के बाद में आज हम बात करेंगे टेबुलेशन की। डेटा इकट्ठे करने के बाद ज़्यादा ज़रूरी काम ये होता है कि हम जो डेटा कलेक्ट किए गए हैं उन्हें एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगाएं। The individual observations form the data and data thus collected are called raw data. जो डेटा इस जो रॉ डेटा होते हैं रॉ फॉर्मेट में होते हैं, दे आर जस्ट द इनहेरेंट इंफॉर्मेशन and it is difficult to understand that way. The raw data in an ungrouped or unorganized data should be classified based on some criteria. So before this, we know that the raw data need to be summarized, processed and analyzed. कि ये जो क्रूड फॉर्म में डेटा हमारे पास उपलब्ध होते हैं उनको हम सबसे पहले उनकी समरी तैयार करें, उनको प्रोसेस करें, उनको एनालाइज या विश्लेषण करें. However, no matter how well manipulated, the information derived from the raw data should be presented in an effective format. Otherwise, it would be a great loss for both authors and readers. इसीलिए हम कहते हैं कि टेबुलेशन या सारणीकरण डेटा का ज़रूरी है, उनका क्लासिफिकेशन या उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना ज़रूरी होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट आर रॉ डेटा. रॉ डेटा या अनग्रुप्ड डेटा या अनऑर्गेनाइज्ड डेटा जिन्हें कहते हैं, जो कि समूहीकृत नहीं होते, इस तरह के डेटा. द डेटा नीड टू बी क्लासिफाइड यूजिंग सम क्राइटेरियन. अब ये जो बिखरे हुए डेटा हैं, अस्त व्यस्त पड़े हुए, उनको सबको हम वर्गीकृत करें, ये ज़रूरी हो जाता है. Only the classified or arranged data can be used for scientific examination. Because science is organized knowledge and wisdom is organized life. These are in words of Immanuel Kant. बड़े लोग साइंटिस्ट वगैरह ये कह के गए हैं कि जब भी साइंस को हम बात करते हैं तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए. व्यवस्थित प्रकार के ज्ञान को ही हम विज्ञान कहेंगे. तो अगर हमारे पास डेटा हैं और उन्हें अरेंज नहीं करेंगे, उन्हें किसी तरह से एक विन्यासित नहीं करेंगे एक सही क्रम में, तब तक हम उसका जैव सांख्यिकीय रूप से अध्ययन नहीं कर पाएंगे. तो डेटा presentation after collection of data is an important step. Method of presentation must be determined according to the data format, method of analysis to be used, information to be emphasized. इनके आधार पे हम कह सकते हैं ये 3 तरह से किया जा सकता है. एक तो टेक्स्ट फॉर्म में, लिखित रूप में, इन टेबुलर फॉर्म सारणीकृत रूप में, या इन ग्राफिकल फॉर्म या ग्राफ के रूप में भी इसको किया जा सकता है. Inappropriately presented data, they fail to clearly convey information to readers and reviewers. Even when some information is being conveyed, different methods of presentation must be employed, depending on what specific information is to be highlighted. जिस भी जगह हम ज़्यादा ध्यान दें वही डेटा है हमारे पास, लेकिन उनको प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं. हम जिस चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं या जिस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं पाठकों का, उसी आधार पर हम उसका चयन कर लेते हैं किस तरह से डेटा को हम प्रेजेंट करेंगे. सो अ मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन मस्ट बी चूजन आफ्टर केयरफुल जजिंग द प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, लाभ और हानि उस तरीके की हम जज कर लें और उसके बाद में ही उस तरीके का चयन हमें करना चाहिए. से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम देख लें कि ये एक है ग्राफ. जो ग्राफ है वो बता रहा है क्या कि एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 2 ग्रुप्स के अंदर, सी ग्रुप और डी ग्रुप. 2 में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम डिनोट करना चाहते हैं. अब इसमें हम देखेंगे कि
दोनों ग्रुप्स में, एक में सी में तो हमें सिर्फ नॉर्मल सेलाइन दी है, जबकि डी में हमने डेक्समेटाडोमेडिन नाम की दवा दी है। और यहाँ पी लेस देन 0.05 का मतलब है कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारा रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट है, सही है। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो जो ड्रग दिया हुआ केस है, यानी कि जो नीचे वाली रेड लाइन है, वो दिखा रही है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, नीचे चला जाता है। ये पी 0.05 इन विद टू डिफरेंट साइंस, ये एक ही वो है, प्रोबेबिलिटी ही दिखाई जा रही है इनमें। दूसरा हमारा तरीका क्या हो सकता है, सेम इन्फॉर्मेशन को हम इस तरह से एक टेबलर फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो टेबल के फॉर्म में हमें यही दिख रहे हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, देन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द मीन ब्लड प्रेशर। इन सबको हमने सी और डी दोनों ग्रुप्स के लिए इस टेबल फॉर्म में भी प्रेजेंट किया है। दिस इज़ अ टेबल मॉडिफाइड इन ली एंड किम्स रिसर्च वर्क। इस टेबल में हम ये देखते हैं कि कंपैरिजन थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है एज़ कम्पेयर टू द ग्राफ में हम आसानी से देख पा रहे हैं। सो फॉर इजी कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, हम एक उदाहरण ये वाला जो ले रहे हैं, उसमें एक लाइन ग्राफ था ऊपर तो, और नीचे ये हमारी टेबल है जो एक ही प्रकार की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर एक समय पर दो वैल्यूज़ की तुलना करनी है तो टेक्स्ट या लिखित प्रेजेंटेशन को हम उपयुक्त मान सकते हैं। जब टेबल में अप्रोप्रिएटली हम जब however table is appropriate when all information first is requires equal attention, and secondly selectively we can have a look at information of our interest. तो टेबल इस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि हम मान लीजिए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पर ही ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहते हैं या हमें सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पर ही एम्फेसाइज करना है, तो उसके लिए टेबल भी उपयुक्त है। टेबल में हम एक एक फिगर को आसानी से देख सकते हैं, जैसे 135.4 है और वो ग्राफ में इतना बारीकी से दिखाई नहीं दे सकता है। ग्राफ पढ़ने वाले को डेटा का संपूर्ण रुझान समझता है और सहजता और आसानी से उसको वो तुलना भी कर सकता है उसकी, लेकिन टेबल में ऐसा संभव नहीं है, एक बर्ड आई व्यू नहीं आ पाता। One thing to always bear in mind regardless of what method is used, however, is the simplicity of presentation. कि जब भी हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ग्राफ में करें चाहे टेबल में करें, वो इतना सिंपल होना चाहिए कि आसानी से समझा जा सके। देन द टेक्स्ट प्रेजेंटेशन, पहला तरीका जो हमने तीनों में से डिस्कस किया उसमें ये है टेक्स्ट प्रेजेंटेशन। The text presentation is the main method of conveying information as it is used to explain results and trends and provide contextual information या प्रासंगिक सूचना देने के लिए ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। So it explains results and trends and provides contextual information. Data fundamentally presented in paragraph or sentences. Text can be used to provide interpretation or emphasize certain data. If quantitative information is to be conveyed, मात्रात्मक रूप में, अगर संख्यात्मक रूप में हम इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं और इसमें सिर्फ एक या दो ही नंबर्स हैं, एक ही दो तरह की इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर यही उचित होगा कि हम लिखित भाषा में या टेक्स्ट के रूप में इसको प्रेजेंट करें, ना कि हम ग्राफ या टेबल्स यूज़ करें। सो अगर इस डेटा को ग्राफ, जैसे हम मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा है, फॉर इंस्टेंस इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंस रेट ऑफ डिलीरियम, डिलीरियम मतलब बेहोशी आ जाना, बेहोशी आने पर थोड़ा बड़बड़ाना करना, तो ये डिलीरियम की स्थिति फॉलोइंग एनेस्थीसिया इन 2016-17 कैन बी प्रेजेंटेड विद द यूज़ ऑफ फ्यू नंबर्स। जैसे कैसे बताया जा सकता है फ्यू नंबर्स से, द इंसिडेंस रेट ऑफ डिलीरियम फॉलोइंग एनेस्थीसिया वॉज 11% in 2016 and 15% in 2017. No significant difference of incidence rate was found between the 2 years.
तो अब इतनी सी बात अगर हमें कन्वे करनी है तो बेहतर है कि हम इसको टेक्स्ट रूप में ही दें। अगर इस डेटा को हम ग्राफ या टेबल में प्रदर्शित करते हैं तो अधिक जगह भी लेगा पृष्ठ पर, और पढ़ने वाले को, पाठक को समझ में भी नहीं आएगा, उसकी गुणवत्ता भी कम कर देगा समझ की। इफ़ मोर डेटा टू बी presented or other information such as that regarding data trends are to be conveyed, a table or graph would be more appropriate. तो वास्तव में डेटा अगर जब टेक्स्ट के रूप में रखे जाते हैं तो पढ़ने में अधिक समय लेते हैं, जब वे लंबी चौड़ी सूचना दे रहे हैं और पाठक को पढ़ना और उन्हें समझना भी मुश्किल हो जाता है। तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमें यही यूज़ करना चाहिए। अब अगर ज़्यादा बड़े डेटा हैं तो हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। टेबलराइजेशन इज़ अ मस्ट। तो ये अगर बहुत अधिक हमारे पास रॉ डेटा हैं तो उनका वर्गीकरण करना या सारणीकरण करना अति आवश्यक हो जाता है, ताकि वे टेबल या सारणी या ग्राफ की सहायता से भी कभी कभी प्रेजेंट किए जा सकते हैं। व्हाट इज़ टेबल? टेबल क्या होती है? इट इज़ अ सेट ऑफ फैक्ट्स or figures systematically displayed in rows and columns. If there are repetition in individual values or items of investigation, then suitable frequency tables can be framed. स्टैटिस्टिक्स में हम टेबल से अभिप्राय होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, या फ्रीक्वेंसी टेबल से ही अभिप्राय होता है। यानी कि अगर एक वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि 50-50 4 बार आया, तो उसको अगर इस तरह से रिपीट हो रही है कोई भी वैल्यू, तो हमको फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनाना ही ज़्यादा उचित लगेगा। These frequency tables can be discrete or continuous. So table is one which carries information that has been converted into words or numbers, into rows and columns, and this is being used from last 2000 years. 2000 वर्षों पहले भी इस तरह से टेबल का निर्माण होता रहा, जिसमें रोज़ और कॉलम्स होते थे। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आसानी से एक सारणी या टेबल में दी गई सूचना को समझ लेता है। So tables are the most appropriate for presenting individual information and can present both qualitative as well as quantitative information. So what is tabulation? सारणीकरण क्या होता है? सारणीकरण या टेबुलेशन जो है वो एक सेट ऑफ डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका है। द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग क्लासिफाइड डेटा इन अ सूटेबल साइंटिफिक मैनर, एक ऑर्डरली मैनर में हम अरेंज कर दें अगर डेटा को, वो टेबुलेशन कहलाता है या सारणीकरण कहलाता है। द टेबुलेशन इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ rows and columns as is seen in this slide. The main objective of tabulation is to present and interpret complex information in a simple way. So the statistical tables are different concepts. Statistical tables are better known as frequency tables. जैसे कि इसमें frequency table है कि हर एक डेटा के आगे उनकी frequency लिखी गई है। तो यहाँ पर हमने रॉ डेटा है हमारे पास, जैसे कि 50, 71, 71, 73, 77, 80, 81, 85, 86, 87, 89 एंड 94। तो ये टेस्ट स्कोर है। मान लीजिए किसी टेस्ट में 13 बच्चों के ये नंबर प्राप्त किए उन्होंने, वो हैं। ओवरऑल रेंज जब इसके विस्तार निकालें अगर इन डेटा का, तो ये क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू हमने इनको एक सीरियल ऑर्डर में, सेंडिंग ऑर्डर में या आरोही क्रम में विन्यासित किया है। तो इनमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ गई 94 और सबसे छोटी वैल्यू आ गई 50। इन दोनों का हम अंतर निकाल लेते हैं जो 44 है। अब 44 को अगर हम क्लासेस वगैरह में डिवाइड करते हैं तो एक कुछ नियम हैं जिनके अनुसार हमें ये डिवीज़न करना चाहिए। कि टेबल सारणीकरण जब भी करेंगे तो उसके कुछ रूल्स हैं। जैसे फर्स्ट इज़ we have to simplify the complex data collected. दूसरी चीज़ है make data more attractive, ensure proper usage, simplify presentation.
देन फैसिलिटेट कंपैरिजन, मतलब हमें एक लुक में कंपैरिजन हो जाना चाहिए, इस तरह की टेबल होनी चाहिए और इतने इजीली हैंडल हो सके डेटा इस फॉर्म में वो प्रेजेंट कर दिए जाएं। इजीली हैंडल करने के लिए क्या होगा कि हम देखेंगे कि क्लासेस की जो संख्या है वो कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ओवरऑल रेंज अगर 44 है, अगर हम क्लासेस की संख्या मान लीजिए 11 कर देते हैं, 4-4 के ग्रुप बना के, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा नंबर हो जाएगा। इतना नहीं होना चाहिए क्योंकि डेटा तो हमारे पास 13 ही है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हम इसमें 1 जोड़ के और 45 कर देते हैं और अब 45 को हम डिवाइड कर देते हैं 5 क्लास इंटरवल्स में, क्योंकि 5 से 15 तक आइडियल नंबर होता है। तो 5 क्लास इंटरवल्स को अगर हमने डिवाइड करते हैं तो 45 को 5 से भाग देंगे तो 9 आया। तो एक वर्ग का अंतराल जो होगा वो 9 होगा, या क्लास साइज़ जो हमारे पास आया वो 9 होगा। दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, असतत प्रकार के वितरण का ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम देखेंगे कि मान लीजिए हमने इनको क्लास साइज़ के ऊपर निर्भर करते हुए 9 क्लास साइज़ है तो 50 से शुरू करेंगे। तो 50 को अगर इंक्लूड करें तो 9 कहाँ पर ख़त्म हुआ, 58 पर। इसी तरह अगर 59 से शुरू करें तो 9 आगे चले, 59 के बाद 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 और ये आ गया 67, 67। तो 67 तक ये दूसरी क्लास बन गई। इसी तरह तीसरी क्लास 68 से 76 तक बन जाएगी, चौथी क्लास बन जाएगी 77 से 85। तो हर में हमने 9 का क्लास साइज़ रखा है और उससे हमने ये स्कोर की क्लासेस बना ली, ये वर्ग बना लिए। उसके बाद में हम टैली मार्किंग करते हैं, लंबवत लाइनें खींचेंगे। सबसे पहले हम देखें 50, तो पहली वाली क्लास में 50 से 58 वाली क्लास में हमने एक टैली मार्क बना दिया। 71, 71 ये दोनों आएंगे तीसरी वाली क्लास में। 68 से लेके 76 के बीच में 71 आता है, तो हम यहाँ पर 2 लंबी लाइनें खींच देंगे। 73 भी इसी में आता है, तीसरी लंबी लाइन इसमें आ गई। अब 77 आएगा 77 से 85 वाली क्लास में, तो ये यहाँ पर एक लाइन खींची। 80 भी इसी क्लास में आएगा, 80 भी इसमें ही आएगा। 77 से 85 में 80, 81 सब इसी में आएंगे। और फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें 86, 87, 79 ये सारे इसमें आएंगे, कि अभी टाइपिंग में इस ऊपर वाली क्लास 77 से 85 के अंदर एक क्रॉस लाइन खींचनी पड़ती है जो चारों लंबी लाइनों को क्रॉस करती है, वो नहीं बना पाई हूँ मैं। तो इस तरह से ये 5 रीडिंग्स आ गई 77 से 85 में, 77, 80, 80, 81 और 85। तो ये 5 वैल्यूज़ इस क्लास में आई। और इसी तरह 86, 87, 79 और 94 ये सारे आखिरी वर्ग के अंदर आए हैं। तो 4 टैली मार्क्स इसके अंदर आ गए। अब इन टैली मार्क्स को हम गिन लेते हैं और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में लिख देते हैं। तो 1, 0, 3, 5 और 4 हमें प्राप्त हो गए। नाउ ये तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी हमने। अब है दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन